नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त गोविंद जोशी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंद जोशी पे। दोस्तों, आज की वीडियो मध्यकालीन इतिहास और युद्धों के बारे में जानेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है हर एक एग्जाम का। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पर वहां इतिहास के यह प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें हम जानेंगे तराइन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध के बारे में। ठीक है, वहीं ब्लैक होल घटना के बारे में जानेंगे, और इसके अलावा मोहम्मद गौरी ने भारत को जीतने के बाद अपने प्रदेशों का शासन किसे सौंपा, और कालीबंगा की खुदाई और प्राचीन नगर के बारे में जानेंगे, और मुगल सम्राट अकबर के बारे में भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, राजस्थान में सबसे पहले विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, जो राजस्थान है उसमें सबसे पहले राजवंशों का इतिहास जो लिखा था, वो लिखा था मुहरोड़ नरसी ने। ठीक है दोस्तों, मुहरोड़ नरसी ने यह लिखा था। अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि राजस्थान का इतिहास यानी कि राजस्थान के राजवंशों का इतिहास किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहरोड़ नरसी ने। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं इसके इंपोर्टेंट टॉपिक पॉइंट जान लेते हैं। तो इसका पहला प्रश्न कहता है, राजपूताना भूभाग का नाम राजस्थान कब पड़ा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सन 1829 में जो राजपूताना भूभाग था, यानी कि जहां पर राजपूत रहा करते थे, उसका नाम राजस्थान 1829 में पड़ा था। वहीं राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कर्नल जेम्स टॉड को इसका जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड ने ही राजस्थान नाम दिया था राजपूताना जहां पर रहते थे। ठीक है दोस्तों, यह कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न कहता है, मुगल सम्राट अकबर की मां का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है हमीदा बेगम, यानी कि ऑप्शन बी हमीदा बेगम अकबर की मां का नाम था। वहीं अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि गुलबदन बेगम कौन थी, तो यह थी बाबर की बहन। ठीक है, इसके अलावा जो जोधा थी वो थी अकबर की पत्नी। ठीक है दोस्तों, जोधा कौन थी? अकबर की पत्नी, जो कि आपने जोधा अकबर में देखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह हुए इसके इंपोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। तीसरा प्रश्न कहता है, कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर होते थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 3। कालीबंगा की खुदाई में जो प्राचीन नगर थे उनके 3 स्तर होते थे। ठीक है दोस्तों, 3 स्तर होते थे। वहीं इसके इंपोर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो इसके इंपोर्टेंट पॉइंट कहते हैं, कालीबंगा की खुदाई में क्या प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा की जो खुदाई था, उत्खनन था, उसमें हमें अवशेषों में तांबे से निर्मित औजार, हथियार व मूर्तियां मिली थी। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें तांबे यानी कि धातु से निर्मित औजार मिले थे, हथियार मिले थे और मूर्तियां मिली थी, जो यह प्रकट करती थी कि मानव प्रशस्त युग ताम्र युग में प्रवेश कर चुका है। ठीक है दोस्तों, यहां से पता चला कि हम ताम्र युग में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, इसमें मिली तांबे की काली चूड़ियों की वजह से इसे कालीबंगा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि इसे कालीबंगा क्यों कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, तो यहां काली चूड़ियां मिली थी, तांबे की काली चूड़ियां मिली थी, जिसके कारण इसे कालीबंगा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं कालीबंगा में हमें क्या प्राप्त हुआ? तो तांबे यानी कि धातु से निर्मित औजार मिले थे, हथियार व मूर्तियां मिली थी। ठीक है दोस्तों, वहीं यही यानी कि कालीबंगा की खुदाई से ही ताम्र युग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यह कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले इंपोर्टेंट पॉइंट पे। हमारा चौथा प्रश्न कहता है, अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को कौन सी उपाधि दी थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जगत गुरु की। ठीक है दोस्तों, जब जैनाचार्य हरिविजय सूरी अकबर के दरबार में आए थे, तो अकबर ने उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, किसकी उपाधि दी थी? जगत गुरु की। ठीक है, वहीं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते अकबर की उपाधि के बारे में। तो अकबर तैमूरी वंशावली का मुगल वंश का तीसरा शासक था। ठीक है दोस्तों, जो अकबर था वो तैमूरी वंशावली का मुगल वंश का, ठीक है, किस वंश का था? मुगल वंश का तीसरा शासक था। इससे पहले बाबर और हुमायूं वहां के शासक रह चुके थे, जो कि मैं पिछली सभी वीडियो में आपको बताते आ रहा हूं। ठीक है दोस्तों, वहीं अकबर को अकबर आजम, शहंशाह अकबर भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, वहीं अकबर को जो उपाधि मिली थी वो अकबर आजम, ठीक है दोस्तों, वहीं शहंशाह अकबर भी कहा जाता था। ठीक है, यह कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा पांचवा प्रश्न कहता है, मोहम्मद गौरी ने भारत में जीते हुए प्रदेशों का शासनभार किसे सौंपा? तो इसका राइट आंसर है गुलाम सेनापतियों को मोहम्मद गौरी ने भारत में जीते हुए जो प्रदेश थे उनका शासनभार सौंपा था। दोस्तों, अब समझते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था। उसने मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के लगभग 150 वर्ष बाद भारत में फिर से आक्रमण प्रारंभ किए। वह 1175 से 1205 ईस्वी तक भारत में निरंतर आक्रमण करता रहा। ठीक है दोस्तों, वहीं इसने भारत में 17 बार आक्रमण किए। ठीक है दोस्तों, यह कहता है इसका डीप डेफिनेशन। जहां मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था, उसने मोहम्मद गजनवी के 150 साल लगभग बाद
भारत में फिर से आक्रमण शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, वहीं उसने 1175 से 1205 ईस्वी तक लगातार भारत में आक्रमण किए, जो कि आक्रमणों की संख्या थी 17 बार। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, यह कहता है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पहला प्रश्न कहता है किस बंगाल के नवाब ने 146 अंग्रेजों को बंधक बनाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सिराज उल दौला ने 146 अंग्रेजों को बंधक बनाया था, यानी कि एक कमरे के अंदर बंद किया था। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके बारे में और जान लेते हैं। इंपोर्टेंट जो पॉइंट कहते हैं उसका पहला प्रश्न कहता है यह कब हुआ? ठीक है दोस्तों, जो सिराज उल दौला था उसने इन्हें कब बंधक बनाया? तो 20 जून 1776 में कोलकाता में उसने इन्हें बंधक बनाया था। ठीक है दोस्तों, बंगाल के राजा ने। ठीक है, वहीं इस दिन को किस नाम से जाना जाता है? तो इस दिन को ब्लैक होल डे नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्लैक होल की घटना कहा जाता है इस दिन को। वहीं इसमें कितने अंग्रेजों की मौत हुई? तो इसमें 123 अंग्रेजों की मौत हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, 146 अंग्रेजों को उसने बंदी बनाया था एक कमरे के अंदर, जिसमें से 123 अंग्रेजों की दम घुटने की वजह से मौत हो चुकी थी। यह कहता है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा 7वां प्रश्न कहता है भारत में अरब का प्रथम व सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब का प्रथम सफल और आक्रमण हुआ था भारत में। ठीक है दोस्तों, पेपर में पूछा जाता है कि यह कब हुआ? तो यह हुआ 712 ईस्वी में सिंध में। ठीक है दोस्तों, वहीं मोहम्मद बिन कासिम ने इसका नेतृत्व, कौन सा आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का? तो यह 15वां आक्रमण था सफल। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 14 आक्रमण हो चुके थे, लेकिन यह 15वां आक्रमण था जिसमें मोहम्मद बिन कासिम सफल हो चुका था। ठीक है दोस्तों, ये कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न कहता है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1191 ईस्वी। अगर पूछा जाता है कि यह किसके बीच हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि यह किस किस के बीच हुआ, तो यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अलावा आपके पेपर में पूछा जाता है कि वर्तमान में तराइन कहां है, तो वर्तमान में तराइन हरियाणा में तरावड़ी के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में जो तराइन वो हरियाणा में है, जिसे तरावड़ी नाम से जाना जाता है। यह कहता है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। आज का हमारा 9वां प्रश्न कहता है तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो तराइन का दूसरा युद्ध ठीक 1 साल बाद, यानी कि प्रथम युद्ध के 1 साल बाद सन 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो इसके इंपोर्टेंट पॉइंट कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध 1152 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। वहीं इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार, वहीं मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, वहीं दूसरे युद्ध में कौन जीता? तो दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है दोस्तों, यह कहता है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न कहता है तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो तराइन का जो तीसरा युद्ध था, निर्णायक युद्ध था, वो था 1215 और 1216 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट पॉइंट में हम जानते हैं तराइन का तृतीय युद्ध, यानी कि तराइन का तीसरा जो युद्ध था वो इल्तुतमिश और कबूजा के बीच हुआ था। इस युद्ध के दौरान इल्तुतमिश ने कबूजा को सिंध नदी में डुबाकर मार डाला था। ठीक है दोस्तों, यह निर्णायक युद्ध था जिसमें जीतने के बाद दिल्ली की सत्ता हासिल हुई। ठीक है दोस्तों, यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें इल्तुतमिश को जीतने के बाद दिल्ली की सत्ता हासिल हुई थी। ठीक है दोस्तों, जहां हमने जाना पहला युद्ध कहां हुआ, पहला युद्ध जो हुआ था वो तराइन में हुआ था 1191 में, वहीं दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, वहीं तीसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ था 1205 से 6 ईस्वी के बीच। ठीक है दोस्तों, पहले युद्ध में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। दूसरे युद्ध में कौन जीता? मोहम्मद गौरी। वहीं तीसरे युद्ध में कौन जीता? इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, ये कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो आशा करता हूं कि आपको आज के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। अच्छे से समझ आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर से करना और कमेंट छोड़कर जरूर से जाना, और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल एजुकेशन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर से हिट करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।